Good evening, everyone. Welcome to UPSC News Express by IAS Prerequisite. आज हम देखेंगे 22 और 23 फरवरी 2023 में इंडियन एक्सप्रेस में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले पेज नंबर 3 पे क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक न्यूज़ है कि ICAR डेवलप्स वीट दैट कैन बीट द हीट। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। हमें इस वीट की वैरायटी के बारे में पता होना चाहिए। यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि द टर्म HD3385 इन न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन दे देगा तो हमें वहाँ बताना होगा कि किससे रिलेटेड है। तो ये वीट वैरायटी है जिसमें हम इसकी सोइंग जो है वो जल्दी करके इसकी हार्वेस्ट जो है अर्ली कर सकते हैं, जिससे कि जो मार्च की हीट है उससे जो क्रॉप लॉस होने का डर रहता है वो नहीं होगा। और हमें ये एग्जांपल अपने मेंस के आंसर्स में जहाँ पे क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर के बारे में लिखें तो वहाँ पे एक एग्जांपल भी मेंशन कर सकते हैं अबाउट द वीट वैरायटी HD3385। देन पेज नंबर 3 पे ही टेक्निकल रिफॉर्म्स इन जुडिशरी की नज़र से देखें तो एक आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टार्ट किया है AI एडेड लाइव ट्रांसक्रिप्ट ऑफ आर्गूमेंट्स। तो एज हम यहाँ पे क्वेश्चन आता है हमारा जुडिशरी के रिफॉर्म्स में, तो हम वहाँ पे इसको मेंशन कर सकते हैं कैसे जो जुडिशरी है वो टेक एनेबल्ड होती जा रही है। तो वहाँ पे भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ देख रहे हैं। कैसे टूल्स हैं जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं। जैसे जैसे आर्गूमेंट्स होंगी किसी केस में तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टूल है उसकी लाइव ट्रांसक्रिप्शन देगा, जिससे इजी टू मॉनिटर और इजी टू कलेक्ट डेटा कर पाएंगे हम। देन पेज नंबर 8 पे स्पीशीज़ इन न्यूज़ या फिर बॉडीज़ इन न्यूज़ की नज़र से देखें तो पेंगोलिन, WWF, ट्रैफिक, IUCN, साइट्स, इनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है क्योंकि यूपीएससी का एक रिपीटेड थीम है एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी में देखें तो जो पेंगोलिन है ये दो टाइप का पाया जाता है इंडिया में, इंडियन पेंगोलिन और चाइनीज़ पेंगोलिन। दोनों ही पेंगोलिन इंडिया में पाए जाते हैं। उनकी रेंज देखनी ज़रूरी है कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो इंडिया में आंध्रा, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, इन जगहों पे। और जो चाइनीज़ पेंगोलिन है वो अपने जो ईस्टर्न साइड है मोस्टली वहाँ पाया जाता है। तो इट इज़ द स्केली मैमल। द scales of this mammal are made up of keratin. Keratin is a type of protein and it is posed for its meat. It is believed that its meat is can heal the ailments. तो उसके लिए इसको पोच किया जाता है चाइना और इंडिया में। अब और क्या जानना ज़रूरी है कि IUCN स्टेटस ऑफ इंडियन पेंगोलिन इज़ एंडेंजर्ड एंड फॉर द चाइनीज़ पेंगोलिन इट इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड। वन मोर थिंग, दोनों ही जो स्पीशीज़ हैं, दोनों ही जो वेराइटीज़ हैं वो शेड्यूल 1 ऑफ WPA एक्ट 1972 में इंक्लूडेड है। तो शेड्यूल 1 में, ठीक है। अब ट्रैफिक एक NGO है जो कि WWF और IUCN ने क्रिएट की थी। और WWF वर्ल्ड वाइड फंड है जो कि वाइल्ड लाइफ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है, जागरूकता फैलाता है। तो ये हमारी कुछ बॉडीज़ और स्पीशीज़ इन न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है पेज नंबर 8 पे। देन पेज नंबर 10 पे 23 फरवरी की एक आर्टिकल है अबाउट लॉ कमीशन दैट इट्स पीरियड हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू 2024। तो ये देख लेते हैं हम ये बॉडी किस तरह की है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है प्रीलिम्स में रिगार्डिंग बॉडीज़ इन न्यूज़। तो इट इज़ नॉन स्टैट्यूटरी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो कि नोटिफिकेशन के द्वारा बनाई जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इसका टर्म होता है 3 years, नॉट 5 नॉट 6 बट 3 years। और इसका जो चेयरपर्सन और मेंबर्स होते हैं वो लीगल और जुडिशियल एक्सपर्ट्स होते हैं। उनकी कोई ऐसी एलिजिबिलिटी या कुछ ऐसा क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है। इसका मेन फंक्शंस क्या है, इसके फंक्शंस भी हम अगर मेंस में क्वेश्चन आए तो वहाँ लिख सकते हैं, या फिर प्रीलिम्स में आए तो वहाँ भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं कि इसके फंक्शंस क्या हैं क्या नहीं है। सबसे पहले कुछ ऐसे लॉ जो कि जिनकी अभी ज़रूरत नहीं है उनको देखता है। फिर जो अभी एग्जिस्टिंग लॉज हैं
उनको दिखता है कि वो DPSPs पे खरे उतरते हैं या फिर उनमें क्या कमियां हैं, उनको सजेस्ट करता है क्या इम्प्रूवमेंट और रिफॉर्म कर सकते हैं और ऐसी क्या लेजिस्लेशन लाने की ज़रूरत है जो DPSPs को इम्प्लीमेंट कर सकें। और जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अटेन करने में हेल्प करता है। फिर जो सेंटर के एक्ट्स हैं, जनरल इम्पोर्टेंस जिनकी है, उनको सिंप्लीफाई करें ताकि जनमानस, जो आम जनमानस है, उन्हें समझ पाएँ उन लॉ को अच्छी तरह। और जो उसमें कुछ एनॉमलीज़ हैं ओवर द टाइम, क्योंकि जब 1870s 1900 सेंचुरी पूरे जो लॉज बने हुए हैं उनमें कुछ ना कुछ आउटडेटेड लॉज होते रहते हैं विद मॉडर्न प्रैक्टिसेस, तो उनको ठीक करने का इसका काम होता है। तो इसलिए लॉ कमीशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट बॉडी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स एंड बोथ मेंस एग्जामिनेशंस। देन पेज नंबर 12 पे इंटरनेशनल रिलेशन की नज़र से देखें या फिर बॉर्डरलेस इकनॉमी की नज़र से देखें तो एक न्यूज़ है पेज नंबर 12 पे, that India's first cross-border real-time payment system has been set up and that country is none other than Singapore। तो सिंगापुर के साथ पहली क्रॉस बॉर्डर रियल टाइम पेमेंट सिस्टम। तो ये स्टेट PCSC या फिर UPSC में भी एक स्टेटमेंट आ सकता है, आप इसको ध्यान रखिए। मेजरली जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका UPSC की नज़र से, तो इसका सिग्निफिकेंस है। इंटरनेशनल रिलेशन देखें कि पीपल टू पीपल कनेक्ट है, वो बढ़ेगा। फिर जो लो कॉस्ट रियल टाइम ऑप्शन देगा यूज़र्स को ट्रांसफरिंग मनी करने के लिए अक्रॉस बॉर्डर्स। सबसे बढ़िया बात है इसकी अक्रॉस बॉर्डर्स। और अभी ध्यान देने वाली बात, ये फ़ोन पे और GPay अलाउड नहीं है अभी, केवल SBI और ICICI बैंक को अभी अप्रूवल मिला है, धीरे धीरे इनको भी मिलेगा। साथ ही साथ जो इंडिया में रेमिटेंसेज आती हैं बाहर से, उसमें भी इसकी इंक्रीज़ होगी। जो लोग पहले सोचते थे कि अभी नहीं करेंगे बाद में करेंगे, तो अब क्रॉस बॉर्डर ईज़ होने से इसके रेमिटेंसेस की संख्या बढ़ सकती है। जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। तो इस नज़र से ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। देन पेज नंबर 12 पे ई गवर्नेंस की नज़र से देखें तो आर्टिकल है फ्रॉम CEO ऑफ नीति आयोग परमेश्वरन अय्यर। उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है दैट हाउ नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म इज़ ट्रांसफॉर्मिंग पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन एंड पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि डेटा इज़ अ न्यू ऑयल। डेटा इज़ अ न्यू ऑयल क्यों कहा जाता है? क्योंकि डेटा में एबिलिटी है अक्रॉस द रीजन्स जाने की, अक्रॉस द ह्यूमैनिटी जाने की और उनकी चीज़ों को बेहतर समझने की। जो डेटा है उसकी मदद से जो वर्ल्ड्स की एबिलिटी है उससे एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। टू जनरेट डाटा, टू कलेक्ट डाटा, काफ़ी ज़्यादा इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखी गई है। अब इसकी नीड है कि कोहेरेंट डेटा इकोसिस्टम होना चाहिए। कोहेरेंट डेटा इकोसिस्टम की नीड क्यों हुई? क्योंकि इतना सारा डेटा हमारे पास है, उसका कलेक्शन, उसका स्टोरेज और उसका फिर यूज़, उसका एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए कोहेरेंट डेटा इकोसिस्टम होना चाहिए। मतलब कि एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अपने पास, कोई टूल्स होने चाहिए उन डेटा को प्रोसेस, मैनेज और यूज़ करने के। इसीलिए नीति आयोग ने एक ओपन डेटा प्लेटफॉर्म जिसका नाम है नेशनल डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म NDAP लॉन्च किया। तो नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया। क्या करता है ये? इट कलेक्ट्स डेटा फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट्स मिनिस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट्स। तो सभी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्ट्री से डेटा कलेक्ट करता है। उस डेटा को लिंक करता है डाइवर्स डेटा सेट्स फ्रॉम अक्रॉस द गवर्नमेंट्स। मान लीजिए कोई DM है, उन्हें कुछ हेल्थ के ऊपर काम करना है। अभी उन्हें क्या करना पड़ता था? सबसे पहले उन्हें पॉपुलेशन सेंसस चाहिए, उसके लिए कुछ और मिनिस्ट्री के पास जाना पड़ेगा, रजिस्ट्रार जनरल। उन्हें इकोनॉमिक सेंसस चाहिए, उसके लिए उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स के पास जाना पड़ेगा और वेरियस अदर मिनिस्ट्रीज़ जैसे कि हेल्थ मिनिस्ट्री के पास जाना पड़ेगा कुछ हेल्थ रिलेटेड डाटा लेने के लिए। फिर उन्हें कंपाइल करना पड़ेगा। तो ये जो प्रोसेस है वो टाइम कंज्यूमिंग था। अब ये जो NDAP है, इस प्रोसेस को बहुत ही कम समय में कर देगा, जिससे जो ऑफिसर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या फिर जो रिसर्चर्स हैं, उन्हें ईज़ ऑफ डूइंग रिसर्च हो। EODR कह सकते हैं हम उसे, ईज़ ऑफ डूइंग रिसर्च अबाउट पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। तो ये बेनिफिट करेगा पॉलिसी मेकर्स को, सिविल सर्वेंट्स को और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, रिसर्चर्स को। इससे होगा क्या? एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग होगी और इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प मिलेगी।
देन इट ऑल्सो डेवलप्स द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, क्योंकि जो एनडीएपी है वो अपने प्रिंसिपल्स हैं, जो कोलैबोरेशन के प्रिंसिपल्स हैं अक्रॉस द बोर्ड, वेरियस मिनिस्ट्रीज़ हो, वेरियस गवर्नमेंट्स हो, और सेंट्रल वर्किंग फोर्स को भी हेल्प करेगा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में। Hence, it plays a vital role in facilitating data-driven governance. तो ये कुछ कीवर्ड हैं जो हाईलाइट किए हुए हैं यहाँ पे. These are the keywords that can be used in our mains answers. तो इनको आप यूज़ करिएगा. इसलिए NDAP हम गवर्नेंस या एथिक्स के उसमें भी यूज़ कर सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही. पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए.